हेलो एवरीवन। आरआरबी एनटीपीसी 2025 के अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के पूछे गए सभी क्वेश्चंस का सब्जेक्ट वाइज डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो इसमें आज पॉलिटी के टोटल 295 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यह टोटल 3 पार्ट में कवर करेंगे। आज है पार्ट 1। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन है, विच डिपार्टमेंट हैज नोटिफाइड रूल फॉर द यूज ऑफ रडार इक्विपमेंट टू मेजर व्हीकल स्पीड अंडर द लीगल मेट्रोलॉजी जनरल रूल्स 2011। कानून माप पद्धति सामान्य नियम 2011 के तहत वाहन की गति मापने के लिए रडार उपकरण के लिए उपयोग हेतु किस विभाग ने नियम अधिसूचित किए हैं? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, उपभोक्ता मंत्रालय या इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिखा है, रडार इक्विपमेंट टू मेजर व्हीकल स्पीड, इसे देखकर आप कहीं सड़क और राजमार्ग मंत्रालय नहीं टिक कर दीजिएगा, नहीं तो यह आपका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर है कंज्यूमर, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। सी इज द राइट आंसर। यह क्वेश्चन चकमा दे सकता है, तो इसको ध्यान से जरूर याद रखिएगा। अगला सवाल, व्हाई इज संस्कृत काउंटेड अमंग द मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के द्वारा संस्कृत को आधुनिक भारतीय भाषाओं में क्यों गिना जाता है? ऑप्शन ए है क्योंकि यह सभी समकालीन भारतीय भाषाओं के लिए भाषाई मूल के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन बी, इसे भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में नामित किए जाने के कारण। ऑप्शन सी है सबसे प्राचीन शास्त्रीय भाषा का दर्जा होने के कारण। या ऑप्शन डी है क्योंकि इसका सक्रिय रूप से उपयोग जारी है। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में संस्कृत को आधुनिक भाषा के रूप में माना गया है। क्योंकि इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि संस्कृत एक सक्रिय रूप से एक्टिवली यूज्ड भाषा बनी हुई है। सक्रिय रूप से इसका उपयोग हो रहा है। इसका उपयोग धार्मिक अनुष्ठान में, शिक्षण संस्थान में और साहित्य में, शिक्षण संस्थान में और साहित्य में आज भी इसका उपयोग हो रहा है। यानी बिकॉज इट कंटिन्यू टू बी एक्टिवली यूज्ड, इसलिए इसे आधुनिक भारतीय भाषा में गिना जाता है। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सर्टेन प्रोविजन ऑफ द ट्रिब्यूनल rationalization and condition of service ordinance 2021, which provision did the court declare invalid? सर्वोच्च न्यायालय ने प्राधिकरण, युक्तिकरण और सेवा शर्तें अध्यादेश 2021 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने किस प्रावधान को अवैध घोषित किया? ऑप्शन ए है यह आवश्यकता के सभी न्यायाधिकरण सदस्य उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हों। ठीक है, यानी यह जो न्यायाधिकरण है इसके सदस्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश हों। सेकंड ऑप्शन है सेवा मामलों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना, जो संविधान में भी है। ऑप्शन सी है यह नियम कि न्यायाधिकरण के निर्णय को किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। ऑप्शन डी है न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए 4 साल के निश्चित अवधि की सीमा। तो इसका राइट आंसर है डी। सर्वोच्च न्यायालय ने मद्रास बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में 2000 जो युक्तिकरण और सेवा अध्यादेश 2021 है उसके कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। ठीक है,
न्यायालय ने नागरिकरण के सदस्य के लिए 4 साल की निश्चित अवधि की सीमा की स्वतंत्रता को कमजोर करता है। ठीक है, यह जो फिक्स्ड फॉर 4 ईयर टेन्योर लिमिट फॉर ट्रिब्यूनल मेंबर्स, यह जो प्रावधान है यह न्यायालय के युक्ति और सेवा शर्त को कमजोर करता है। अगला सवाल, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल टीएसी एस्टेब्लिश्ड इन ए स्टेट? निम्नलिखित में से किस शर्त के तहत एक राज्य में एक जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जाती है? जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना, ऑप्शन ए है जब जनजातीय आबादी 10% से अधिक हो। ऑप्शन बी है यदि राज्य में कोई वन क्षेत्र ना हो, यानी कोई फॉरेस्ट एरिया ना हो। ऑप्शन सी है जब जनजातीय आबादी 50% से अधिक हो, या ऑप्शन डी है यदि कम से कम एक अनुसूचित जनजाति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है डी। ठीक है, इफ देयर एटलीस्ट वन शेड्यूल्ड ट्राइब, तो वहां जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना की जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल, Which of the following is true regarding the tenure and independence of the Chief Election Commissioner of India? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यकाल और स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला है, सीईसी को हटाने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति आवश्यक है, लेकिन जरूरी नहीं कि संसद की मंजूरी हो। नेक्स्ट है, सीईसी को केवल संसद में 2/3 बहुमत से ही न्यायालय के न्यायाधीश की तरह ही हटाया जा सकता है। ऑप्शन सी है, अन्य चुनाव आयुक्तों को केवल सीईसी के द्वारा हटाया जा सकता है, ना कि सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी है, सीईसी 10 साल के निश्चित कार्यकाल का आनंद लेता है और उसे किसी भी परिस्थिति में उस अवधि से पहले नहीं बदला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत का जो मुख्य चुनाव आयुक्त है सीईसी, उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है, उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उसके हटाने की जो प्रक्रिया है वह सर्वोच्च न्यायाधीश के समान है। अन्य जो चुनाव आयुक्त है उसे मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा ही हटाया जा सकता है, ना कि सरकार के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन रिगार्डिंग द कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट लैंड अलॉटमेंट इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट के भूमि आवंटन के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला क्या था? पहला है, राज्य को वैकल्पिक भूमि प्रदान करने का निर्देश। सार्वजनिक लाभ मूल्यांकन की कमी के कारण भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया। पर्याप्त सार्वजनिक लाभ मूल्यांकन के कारण भूमि आवंटन को बरकरार रखा गया। एंड डी है, ट्रस्ट को मुआवजा देने का आदेश दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा, सार्वजनिक लाभ मूल्यांकन की कमी के कारण भूमि आवंटन को रद्द कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने जगन्नाथ बनाम यूपी गवर्नमेंट केस में यह फैसला दिया, जिसमें कमला नेहरू ट्रस्ट के भूमि आवंटन पर फैसला सुनाया कि सार्वजनिक भूमि के निपटान के लिए उचित प्रक्रिया का पालन न करने पर सार्वजनिक लाभ मूल्यांकन की कमी के कारण भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर है। शुरुआत में क्वेश्चन थोड़े टफ लगेंगे क्योंकि इसका सीक्वेंस जो है पूरे 295 क्वेश्चंस का हार्ड टू इजी है। तो यह अच्छा भी है कि आप शुरुआत में हार्ड क्वेश्चन पढ़ ले रहे हैं, तो लास्ट वाले क्वेश्चन आपको इजी लगेंगे। और चूंकि आप शुरुआत में यह पढ़ रहे हैं तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
और कमेंट में हमें बताइए कि आगे आपको किस सब्जेक्ट पर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगला सवाल है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द 3 टायर पंचायत राज स्ट्रक्चर फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन इंडिया? भारत में त्रिस्तरीय पंचायत राज संरचना का नीचे से ऊपर तक सही क्रम क्या है? तो जो त्रिस्तरीय पंचायत सिस्टम है हमारे यहाँ, यह बलवंत राव मेहता समिति के सिफारिश पर बनी है। बलवंत राव मेहता समिति, इन्होंने ही त्रिस्तरीय पंचायत की वकालत की या उसकी इंट्रोड्यूस किया है अपनी रिपोर्ट में। तो इसमें पहला जो स्तर है वह है ग्रामीण स्तर पर, ग्राम स्तर, यह त्रिस्तरीय है। पहला है ग्राम स्तर, ग्राम के बाद है पंचायत स्तर पर, और थर्ड है जिला परिषद, जिला परिषद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, द ऑल इंडिया सर्विस एक्ट 1951 अलाउज विच अथॉरिटी टू फ्रेम रूल्स फॉर ऑल इंडिया सर्विस रिक्रूटमेंट? अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 किस प्राधिकरण को अखिल भारतीय सेवा भर्ती के लिए नियम बनाने की अनुमति देता है? तो अखिल भारतीय सेवा अधिनियम यह केंद्र सरकार को अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्र सरकार को अखिल भारतीय सेवा, कौन कौन से अखिल भारतीय सेवा है? अखिल भारतीय सेवा, जिसमें आते हैं आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। तो इन तीनों की भर्ती और सेवा के नियम बनाने का अधिकार देता है। सेवा का नियम बनाने का अधिकार देता है। क्लियर है? सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, When was the Real Estate Regulation and Development Act (RERA) enacted to regulate and promote the real estate sector, ensuring transparency and accountability in transaction and protecting the interest of home buyers? रियल एस्टेट क्षेत्र को विनियमित और बढ़ावा देने, लेन देन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने और घर खरीदने के हितों की रक्षा के लिए जो रियल एस्टेट का विनियमन और विकास अधिनियम है, यानी रेरा, शॉर्ट में आप यही समझिए कि रेरा को कब अधिनियमित किया गया? ठीक है, रेरा एक्ट कब अधिनियमित किया गया? तो इसका राइट आंसर है डी, 2016। और आपसे पूछा जाएगा रेरा किससे संबंधित है? तो यह रियल एस्टेट की रेगुलेटरी है, यानी यह रियल एस्टेट को विनियमित करती है। नेक्स्ट है, द राइट टू पब्लिक सर्विस लेजिस्लेशन वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय विच इंडियन स्टेट? लोक सेवा का अधिकार कानून सबसे पहले किस भारतीय राज्य के द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या बिहार। तो लोक सेवा का अधिकार अधिनियम, इसे कहते हैं राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट, राइट टू पब्लिक सर्विस एक्ट। यह सबसे पहले मध्य प्रदेश एमपी में अधिनियमित किया गया 2010 में। इसका उद्देश्य था नागरिकों को एक निर्धारित सीमा में, टाइम बॉन्ड में, निर्धारित सीमा में जो सरकारी सेवा है, सार्वजनिक सेवा, उसे प्रदान किया जा सके, सार्वजनिक सेवा प्रदान करना। तो याद रखिएगा 2010 में मध्य प्रदेश की सरकार ने यह कानूनी अधिकार दिया था। ये इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट रिस्टोर्ड द पार्लियामेंट पावर टू अमेंड फंडामेंटल राइट्स? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति को बहाल किया था? तो मौलिक अधिकार पर जो अधिनियम संशोधन किया गया वह है केशवानंद भारती, काफी चर्चित है केस। यह केशवानंद भारतीय मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 24वें संविधान संशोधन 1971 में संसद की शक्ति को बहाल किया
और वह संविधान के किसी भी भाग, यहाँ तक कि मौलिक अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति 24वें संविधान संशोधन 1971 में संसद की शक्ति को इसमें बहाल किया गया। लेकिन इसके पीछे शर्त यही है कि मूल ढांचे का उल्लंघन ना हो, मूल ढांचे का उल्लंघन ना हो, यानी मूल ढांचा ना बदले। क्लियर है? अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स आर कवर्ड अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत निम्नलिखित में से कौन से राज्य शामिल हैं? ऑप्शन है असम और त्रिपुरा, मिजोरम एंड मणिपुर, झारखंड और छत्तीसगढ़, नागालैंड एंड मेघालय। तो हमारे संविधान के 5वीं अनुसूची में कौन कौन से राज्य हैं? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्य में SC ST के प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित है, प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित राज्य। तो इसमें ये रॉन्ग हो गया, यह भी रॉन्ग हो गया और यह भी रॉन्ग हो गया, क्योंकि जो 5वीं अनुसूची में है उसमें इन राज्यों के छोड़ के जो अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र हैं उनका प्रशासन संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा झारखंड एंड छत्तीसगढ़। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट रिगार्डिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ 171 एलिज्ड फेक इनकाउंटर्स इन असम? असम में 171 कथित फर्जी मुठभेड़ की जांच के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्देश दिया? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, फिर भी आप देख लीजिए। असम मानवाधिकार आयोग को जांच करने का आदेश दिया गया, पहला ऑप्शन है। सेकंड है, मुठभेड़ को उचित ठहराया। थर्ड है, असम मानवाधिकार आयोग को CBI को मामले स्थानांतरित करने का आदेश दिया। या डी, आरोप को खारिज कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा कि असम ने इसकी जांच के लिए मानवाधिकार आयोग को आदेश दिया था। ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, विच अमेंडमेंट ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट इंट्रोड्यूस द प्रोविजन दैट एन illegal migrant cannot acquire citizenship by नेचुरलिज्म और रजिस्ट्रेशन? नागरिकता के अधिनियम के संशोधन ने यह प्रावधान पेश किया कि एक अवैध प्रवासी देशीयकरण यानी नेचुरलाइजेशन या पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यह किस संविधान संशोधन में कहा? तो नागरिकता का अधिनियम 2003 अमेंडमेंट में यह प्रावधान किया गया कि जो इलीगल माइग्रेंट है, अवैध प्रवासी, वह देशीयकरण या पंजीकरण यानी नेचुरलाइजेशन या रजिस्ट्रेशन के द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकता है। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन empower the parliament and state legislator to make laws for the whole or any part of the territory of India? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद और राज्य विधानसभाओं को भारत के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है? तो यह है आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 के अंतर्गत संसद पूरे भारत में किसी भी हिस्से के लिए राज्य और विधानसभाओं को राज्य के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए कानून बनाने का अधिकार देता है। संसद पूरे भारत के लिए और राज्य विधानमंडल जो है, विधानमंडल
वह पूरे राज्य के लिए। ठीक है, तो यह है आर्टिकल 245। नेक्स्ट है विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वार्ड कमिटी इन म्यूनिसिपल एरिया। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नगरपालिका क्षेत्रों में वार्ड समिति के गठन का प्रावधान करता है? तो वार्ड समिति का गठन पंचायती राज नगरपालिका अधिनियम के अनुच्छेद 243S, आर्टिकल 243S, जिसमें नगरपालिका क्षेत्र में वार्ड समिति के गठन का प्रावधान करता है, यह विशेष रूप से 3 लाख या उससे अधिक के आबादी वाले क्षेत्र को गठन करने का प्रावधान है। यानी जिस क्षेत्र का आबादी 3 लाख या उससे अधिक है वहां वार्ड समिति का गठन किया जा सकता है। यह हमारे संविधान के नगरपालिका अधिनियम में वर्णित है, अनुच्छेद 243S। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर व्हाट कंडीशन कैन द पार्लियामेंट लेजिस्लेट ऑन मैटर इन द स्टेट लिस्ट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसद किन शर्तों के तहत राज्य सूची के मामले पर कानून बना सकती है? ऑप्शन है यदि राज्य में वित्तीय आपातकाल या राज्यपाल इसका अनुरोध करता है। सेकंड है अनुच्छेद 352 के तहत घोषित राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। थर्ड है यदि राष्ट्रपति संसद की भागीदारी के बिना एक घोषणा पर हस्ताक्षर करता है। या डी है जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करती है। तो इसका राइट आंसर है डी। हमारे संविधान में यह प्रावधान है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून तभी बना सकती है जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करती है जिसमें यह घोषित किया जाता है कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है। ठीक है, तो राज्यसभा के प्रस्ताव पर राष्ट्रहित के लिए संसद राज्य सूची के मामलों पर भी कानून बना सकती है। तो डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। हमारे संविधान के कौन से अनुच्छेद में नगरपालिका की संरचना का प्रावधान है? अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा था जो नगरपालिका की संरचना का प्रावधान है वह हमारे संविधान के आर्टिकल 243R के अंतर्गत है, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि नगरपालिका के सदस्य का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, हालांकि राज्य के कुछ व्यक्तियों को नामित करने की भी शक्ति प्राप्त होगी। तो यह आर्टिकल 243R है। याद रखिएगा, नगरपालिका से संरचना से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 243R के अंतर्गत है। विच शेड्यूल ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 कंटेन्स द क्वालिफिकेशन फॉर नेचुरलाइजेशन। नागरिकता अधिनियम 1955 की कौन सी अनुसूची देशीयकरण के लिए योग्यताएं रखती है? तो देशीयकरण का जो प्रावधान है हमारे संविधान के नागरिकता अधिनियम 1955 की थर्ड शेड्यूल यानी तीसरी अनुसूची में देशीयकरण के लिए आवश्यक योग्यता और शर्तें हैं, जिसमें कहा गया है कि या तो भारत किसी सीमा को अपने में मिला ले, और भी कई सारे प्रावधान हैं जो कि इसमें वर्णित हैं। तो इसका राइट आंसर होगा डी, तीसरी अनुसूची। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द सिटीजनशिप एक्ट हाउ मेनी ईयर्स मस्ट ए पर्सन ordinarily resides in India to apply for citizenship by naturalism under general condition। नेचुरलिज्म और सिटीजनशिप से जुड़े हुए बहुत सारे प्रावधान अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए हैं।
तो नागरिकता के अधिनियम के अनुसार सामान्य शर्तों के तहत देशीयकरण के द्वारा नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए एक व्यक्ति को आवेदन की तारीख से पहले 12 महीने 12 महीने और 12 महीने की अवधि से पहले कुल मिलाकर 11 वर्षों में 11 वर्ष में से 10 वर्ष 10 वर्ष तक भारत में निवास करना हो, भारत में निवास करता हो। ठीक है, तो कुल जो अवधि हो जाएगी वह कुल मिलाकर 12 वर्ष की अवधि हो जाएगी। किसी व्यक्ति को नागरिकता अधिनियम के तहत नेचुरलिज्म के तहत लगभग 12 वर्ष की कुल निवास अवधि होगी, तभी उसे नागरिकता प्राप्त होगा। तो बी इसका राइट आंसर है। Which article allow the president to appoint a commission to investigate the condition of socially and educationally backward class? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग को नियुक्त करने की अनुमति देता है? यानी पिछड़े आयोग, कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के इस्टेब्लिशमेंट के परमिशन देता है। तो इसके लिए है आर्टिकल 340, अनुच्छेद 340 के तहत राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार है कि हमारे समाज के शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति के जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त करने का प्रावधान है। आर्टिकल 340 पिछड़ा आयोग से संबंधित प्रावधान। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एम्स टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग इन इंडिया? निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का लक्ष्य रखता है? मनी लॉन्ड्रिंग क्या है? जब हम किसी वस्तु को किसी दूसरे देश से अवैध तरीके से लाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसका नाम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। बी इज द राइट आंसर। क्या है? प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। क्लियर है? यह 2002 में यह जो एक्ट है वह अधिनियमित किया गया, यानी इसे लागू किया गया। तो बी इसका राइट आंसर है। Which of the following article of the Indian Constitution provides for the power of President to specify the scheduled tribes under the Constitution? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संविधान के तहत अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान की है? निर्दिष्ट में स्पेसिफाई करने के लिए, क्लियर करने के लिए। तो हमारे संविधान के आर्टिकल 342, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति या जनजाति को निर्दिष्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। तो डी इसका राइट आंसर है। According to the principle of collective responsibility in Indian parliamentary system, a successful no confidence motion against a single union minister require which action? भारत की संसदीय प्रणाली में सामूहिक जिम्मेदारी के सिद्धांत के अनुसार एक एकल केंद्रीय मंत्री के खिलाफ सफल अविश्वास प्रस्ताव के लिए कौन सी कार्रवाई आवश्यक है? पहला है, केवल लक्षित मंत्री को इस्तीफा देना होगा। सेकंड है, पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। थर्ड है, लोकसभा तुरंत भंग हो जाएगी। एंड फोर्थ है, राष्ट्रपति केवल लक्षित मंत्री को बर्खास्त कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना होगा।
हमारे संविधान के आर्टिकल 75 में यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और एक भी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव अगर सफल हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ेगा। द इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन। यह याद रखिएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट स्पेशल प्रोविजन इज गारंटेड अंडर द आर्टिकल 371J ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371J के तहत कौन सा विशेष प्रावधान दिया गया है? तो 371J किससे संबंधित है? ऑप्शन है, मणिपुर के राज्यपाल को कानून और व्यवस्था के लिए विशेष शक्तियां, गोवा और दमन द्वीप को आधिकारिक भाषा के उपयोग का प्रावधान, पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय का निर्माण, या डी हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के लिए विशेष दर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा डी, हैदराबाद और कर्नाटक के लिए विशेष दर्जा का प्रावधान करता है। उनके विकास के लिए एक अलग बोर्ड की स्थापना, वह शैक्षणिक और नौकरी के अवसर के लिए स्थानीय लोगों को प्रायोरिटी देना। ठीक है, तो याद रखिएगा 371J हैदराबाद और कर्नाटक के लिए विशेष दर्जा का प्रावधान करता है। बिफोर बिकमिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस B.R. गवई सर्व्ड इन विच कोर्ट। भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने से पहले न्यायमूर्ति B.R. गवई वह किस कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवा प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर है बॉम्बे हाई कोर्ट। बी इज द राइट आंसर। Which of the following article of the Constitution of India empower the President to declare schedule area? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति को अनुसूचित क्षेत्रों को घोषित करने का अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 244। आर्टिकल 244 में संविधान की 5वीं और 6ठी अनुसूची के 5वीं और 6ठी अनुसूची के प्रावधान को लागू करने का अनुसूची के प्रावधान राष्ट्रपति लागू करते हैं, जो कि SC और ST के अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन से संबंधित है। तो इस से रिलेटेड है। तो इस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि किसी भी क्षेत्र को शेड्यूल एरिया घोषित कर सकें। आर्टिकल 244। अगला सवाल है, Which of the following directive principle of state policy was added by the 44th Amendment Act 1978? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जोड़ा गया था? ऑप्शन है, गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान। ऑप्शन बी है, व्यक्ति और समूहों के बीच आय और स्थिति में असमानताओं को कम करना। ऑप्शन सी है, पर्यावरण और वन्यजीव की सुरक्षा और सुधार। ऑप्शन डी है, औद्योगिक प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो 44वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा, 1978 में यह प्रावधान किया गया कि व्यक्ति और समूह के बीच आय और स्थिति में असमानताओं को कम किया जाए। ठीक है, इसे आर्टिकल 38(2) के अंतर्गत जोड़ा गया। तो बी इसका राइट आंसर है। Which of the following is not a feature of India's federal system, thereby reflecting its unitary character?
निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है जिसमें इसका एकात्मक चरित्र परिलक्षित होता है? एकात्मक चरित्र का परिलक्षित होना यानी दिखना किसमें है? ऑप्शन है कुछ संवैधानिक संशोधनों को राज्य के द्वारा अनुसमर्थित यानी रेटिफाइड करने की आवश्यकता। सेकंड है राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद का एक उच्च सदन यानी राज्यसभा। थर्ड है पूरे देश के लिए एकल नागरिकता। एंड फोर्थ है केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। तो एकात्मक चरित्र की विशेषता पूरे देश के लिए एकल नागरिकता के प्रावधान से है। चूंकि भारत में संघीय प्रणाली है, यहाँ शक्तियों का विभाजन है, ठीक है, तो इसमें एकात्मकता चरित्र पूरे देश के लिए एकल नागरिकता से संबंधित है यानी परिलक्षित होता है। सी इज द राइट आंसर। In which year was the National Disaster Management Authority (NDMA) initially constituted under the chairmanship of the Prime Minister of India by an executive order? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का गठन शुरू में भारत के प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक कार्यकारी आदेश के द्वारा किस वर्ष किया गया था? तो याद रखिएगा NDMA जो कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत NDMA 2005 एक्ट के तहत एक वैधानिक निकाय बनाया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल निकाय बनाया गया। क्लियर है? अगर आपको इससे रिलेटेड या और भी PDF चाहिए तो हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल द GK 360 से आप डाउनलोड कर सकते हैं। Which of the following article deals with the citizenship of people of Indian origin residing outside India? निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकता से संबंधित है यानी प्रवासी भारतीयों की नागरिकता से? पहला है आर्टिकल 7, आर्टिकल 11, आर्टिकल 8 या आर्टिकल 9। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में उन भारतीय लोगों के नागरिकता से संबंधित है जो भारत के बाहर रह रहे हैं, जो भारत के बाहर रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन विभाजन के बाद भारत की नागरिकता को बनाए रखना चाहते हैं तो उन्हें पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता का प्रावधान करने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के द्वारा उन्हें नागरिकता प्रदान किया जाता है आर्टिकल 8 के अनुसार। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है अंडर द लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 लोक अदालत हैव नो ज्यूरिसडिक्शन टू सेटल विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस? कानून सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के लोक अदालतों के पास निम्नलिखित में से किस मामले को निपटान करने का अधिकार नहीं है या उनका प्राधिकार क्षेत्र नहीं है? ऑप्शन है न्यायालय में लंबित दीवानी विवाद, मोटर दुर्घटना के दावे, समझौता योग्य आपराधिक अपराध यानी कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस, या डी तलाक और गैर समझौता योग्य आपराधिक मामले यानी डिवोर्स एंड नॉन कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है डी। जो लोक अदालत अधिनियम है 1987 इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है सौहार्द तरीके से विवादों का निपटान। तो वह इससे संबंधित जितने भी जो समझौता योग्य विवाद हैं उसे वह समझौता के तहत निपटा सकता है, लेकिन तलाक और गैर समझौता योग्य के जो मामले हैं वह उनके कानूनी क्षेत्र में नहीं आता है लोक अदालत के। तो डी इसका राइट आंसर है। Which article deal with the constitution of
म्यूनिसिपैलिटी। कौन सा अनुच्छेद नगर पालिका से संबंधित है? हमने पहले भी पढ़ा आर्टिकल 243 क्यू। इससे पहले पढ़ा था 243 आर, जिसमें नगर पालिका के संरचना से प्रावधान है। उसका क्या संरचना होगा? 243 क्यू में है नगर पालिका के गठन से प्रावधान। नगर पालिका के गठन का क्या प्रावधान है? ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। In which of the following case did the Supreme Court uphold the right to privacy as a fundamental right in 2017? निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2017 में निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा? राइट टू प्रिवेसी, तो यह है ऑप्शन है नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ, श्रेया सिंघल बनाम भारत संघ, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ या पुट्टा स्वामी बनाम भारत संघ। तो प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, यह सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ विवाद में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया कि जो राइट टू प्राइवेसी है, वह हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी, पुट्टू स्वामी बनाम भारत संघ। इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा, आपको किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द लेजिस्लेटिव एलोकेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के संविधान के सहकारी समिति के विधायी आवंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह राज्य सूची का विषय है, बिल्कुल सही है, पहला ही राइट आंसर है। जो सहकारी समिति है वह 7वीं अनुसूची के अनुसार यह राज्य सूची का विषय है। इसमें कुल जो विषय है वह राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं, टोटल 32। ठीक है, 32 सब्जेक्ट है, जो कि 97वें संशोधन 2011 में उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। Which amendment abolished the privy purse and privilege of the former rulers of princely estate? किस संविधान संशोधन ने रियासतों के लिए पूर्व शासकों के प्रिवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया? सीधा सा सवाल है। प्रिवी पर्स का उन्मूलन हमारे संविधान के आर्टिकल 26वां संविधान संशोधन 1971 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो इसका राइट आंसर है डी, प्रिवी पर्स का एवोल्यूशन, प्रिवी पर्स को समाप्त किया गया। What does the Constitution of India stipulate regarding the composition of the Election Commission of India? भारत का संविधान भारतीय चुनाव आयोग की संरचना के संबंध में क्या निर्धारित करता है? पहला है, यह संवैधानिक रूप से केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता वाले एकल सदस्य निकाय के रूप में तय किया गया है। गलत है, यह हमारा चुनाव आयोग त्रिसदस्यीय है, तो एकल तो होगा नहीं। सेकंड है, यह हमेशा एक त्रिसदस्यीय निकाय होना चाहिए, यहाँ एक मुख्य चुनाव आयुक्त या 2 अन्य चुनाव आयुक्त, यह भी गलत है। थर्ड है, संघीय संतुलन सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रमुख राज्य से एक चुनाव आयुक्त शामिल होना चाहिए, यह भी गलत है। फोर्थ में क्या है, इट मे बी सिंगल और मल्टी मेंबर, इनिशियली देयर वाज ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर अंटिल 1989, यह बिल्कुल सही है। आर्टिकल 324 अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग से संबंधित प्रावधान है, जिसमें जो चुनाव आयोग है उनकी नियुक्ति का प्रावधान राष्ट्रपति के पास है। इनके नियुक्ति के प्रावधान राष्ट्रपति के पास है। 1989 तक यह एक
एकल सदस्यीय आयोग था। 1989 के बाद यह त्रिसदस्यीय निकाय के रूप में जाना गया। तो डी इसका राइट आंसर है। अभी जो है चुनाव आयोग एक मुख्य चुनाव आयोग या 3 अन्य न्यायाधीश से अन्य मुख्य चुनाव एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश से मिलकर बना है। अगला सवाल, लोक अदालत इन इंडिया हैव स्टैट्यूटरी स्टेटस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग इनैक्टमेंट्स। अभी अभी बताया था आपको, जो लोक अदालत है वह लोक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 के द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। यह पूरे देश भर में कानूनी सेवा के लिए प्राधिकरण अथॉरिटी स्थापित करने का प्रावधान करता है। तो डी इसका राइट आंसर है। व्हाट वाज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रूल रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ ट्रिब्यूनल। सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण की स्वतंत्रता के संबंध में क्या फैसला सुनाया। यह सेम सवाल है, रिपीट है। तो न्यायाधिकरण की स्वतंत्रता के संबंध में, न्यायाधिकरण अर्ध न्यायिक निकाय होने के कारण नियमित न्यायालयों की तरह कार्यपालिका से स्वतंत्र होने चाहिए। तो बी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट्स आर कवर अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग के तहत है। तो यह है आर्टिकल 243 के अंतर्गत 243 क्यू भाग 19 आर्टिकल 243 क्यू के तहत यह एक ट्रांजिशनल एरिया है जिसमें ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट्स आर कवर्ड अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग के तहत आते हैं? पार्ट 22, पार्ट 21, पार्ट 20 या पार्ट 19? तो हमारे संविधान के भाग 21 के अंतर्गत अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश। नागालैंड है ये, मणिपुर के बाद आंध्र प्रदेश। यह कुछ ऐसे राज्य हैं जहां अस्थाई टेम्पररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन है। टेम्पररी, ट्रांजिशनल प्रोविजन है। ट्रांजिशनल के साथ साथ स्पेशल प्रावधान भी है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पार्ट 21। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ म्यूनिसिपैलिटी इज फॉर्म फॉर ए ट्रांजिशनल एरिया अंडर आर्टिकल 243Q ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243Q के तहत एक संक्रमणकालीन क्षेत्र के रूप में किस प्रकार के नगरपालिका का प्रावधान है? हमने पहले भी पढ़ा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में कि अनुच्छेद 243Q के तहत एक संक्रमणकालीन क्षेत्र यानी ट्रांजिशनल एरिया के लिए जो ग्रामीण से शहरी क्षेत्र के रूप में परिवर्तित हो रहे हैं, बदल रहे हैं, तो वहां नगर पंचायत का गठन किया जा सकता है। नगर पंचायत का गठन किया जा सकता है। तो इसके लिए आर्टिकल 243Q का प्रावधान किया गया है। इसका राइट आंसर होगा डी, नगर पंचायत। अगला सवाल है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द लोकसभा? संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है? तो इसके लिए आर्टिकल 330 अनुच्छेद 330 के अंतर्गत 330 के अंतर्गत एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है। सीटों का आरक्षण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको याद रखिएगा। अगला सवाल, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द 88th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003? 88वां संविधान संशोधन 2003 का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? पहला ऑप्शन है सेवा कर का प्रावधान, जीएसटी की शुरुआत, प्रिवी पर्स का उन्मूलन या एनजेसी का गठन। तो इसका राइट प्राइमरी जो पर्पस था वह है केंद्र सरकार की प्रोविजन फॉर सर्विस टैक्स का प्रावधान करना था। इसके लिए आर्टिकल 268A जोड़ा गया था, जो कि जीएसटी लगने के बाद इसे हटा दिया। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। Which of the following constitutional mechanism ensure political representation for scheduled caste and scheduled tribes in the Indian Parliament? किस संवैधानिक तंत्र, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक तंत्र भारतीय संसद में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है? तो यह है आर्टिकल 332, जिसमें भारतीय संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा राज्य विधानसभा इसके लिए विशेष प्रावधान किया है। आर्टिकल 330 लोकसभा के लिए है, अभी पढ़ा था हम लोगों ने, अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में, और अनुच्छेद 332 के अंतर्गत राज्य विधानसभा में
SC/ST के लिए आरक्षण को सुनिश्चित किया गया है। तो डी इसका राइट आंसर है। आर्टिकल फिर से यहाँ रिपीट कर दे रहा हूँ, यह लोकसभा के लिए है और यह विधानसभा ही मान लीजिए, विधानसभा के लिए, ठीक है, राज्य विधानसभा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज वुड नीड द अप्रूवल ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ ऑल स्टेट लेजिस्लेटर। निम्नलिखित में से किस परिवर्तन के लिए सभी राज्य विधानसभा में कम से कम आधे की मंजूरी आवश्यक होती है। तो हमारे संविधान में हमारे संविधान में संशोधन के लिए दो तीन तरह के प्रावधान हैं। मुख्य रूप से तीन तरह के प्रावधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन किया जाता है, जिसमें एक है विशेष बहुमत का, जिसमें संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ इसमें क्या है, संसद में विशेष बहुमत होना चाहिए, उसके बाद उसे आधे से अधिक राज्यों से अनुमोदन आवश्यक है। आधे राज्यों का अनुमोदन आवश्यक है, यानी जो राज्य हैं वो अपने विधानसभा में उन अनुमोदनों को पास करेंगे आधे से अधिक में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी। यह जो राष्ट्रहित के लिए जो बड़े मुद्दे होते हैं या बड़े संशोधन होते हैं उसके लिए होता है। यह विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है। अल्टरिंग द यूनियन लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट, विषयों की संघ सूची को बदलना। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल है, टू पास ए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन लोकसभा विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली स्टेट द मिनिमम सपोर्ट रिक्वायर्ड। लोकसभा में एक संवैधानिक संशोधन विधेयक पारित करने के लिए कौन सा न्यूनतम आवश्यक समर्थन सही ढंग से बताता है। पहला है संसद के सभी सदस्यों का सर्वसम्मत वोट। सेकंड है लोकसभा सदस्यों का साधारण बहुमत और राज्यसभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। थर्ड है सदन की कुल सदस्यता का 2/3 बहुमत। एंड फोर्थ है कुल सदस्यता का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है डी। इसमें कुल सदस्य का बहुमत चाहिए, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत आवश्यक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है डी। व्हाट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल सर्विस ऑफिसर। केंद्रीय सेवाओं के अधिकारियों का प्रशासनिक क्षेत्राधिकार क्या है। पहला है निर्वाचित संवैधानिक प्राधिकरण। सेकंड है केवल केंद्र सरकार के लिए। थर्ड है राज्य और केंद्र के बीच संयुक्त रूप से। एंड फोर्थ है संघ और राज्य दोनों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। जो केंद्रीय सेवा के अधिकारी होते हैं वह केवल केंद्र सरकार के लिए होते हैं, जैसे आईएफएस इसका प्रशासनिक क्षेत्राधिकार केवल केंद्र सरकार के लिए होता है। ठीक है, आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो अखिल भारतीय सेवा है, अखिल भारतीय सेवा, उसमें क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों रूप से काम करते हैं। आईएफएस सेवा यानी इंडियन फॉरेन सर्विस में केवल केंद्र सरकार के लिए, उनका प्रशासनिक क्षेत्राधिकार केवल केंद्र सरकार के लिए है। यहाँ आपको क्लियर करना पड़ेगा इंडियन फॉरेन सर्विस। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा विकल्प भारत के संविधान के तहत न्यायिक समीक्षा के दायरे का सही वर्णन करता है। पहला है केवल सर्वोच्च न्यायालय ही न्यायालय को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। सेकंड है न्यायिक समीक्षा का संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। थर्ड है न्यायालय केवल संसद के द्वारा अनुमोदन के बाद ही किसी भी कानून का समीक्षा कर सकती है। फोर्थ है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों असंवैधानिक कानूनों को रद्द कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसका राइट आंसर है डी। हमारे संविधान में जो जुडिशियल रिव्यू है यानी न्यायिक समीक्षा,
यह केवल सर्वोच्च न्यायालय के तहत नहीं है, यहाँ सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय दोनों कर सकते हैं। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट अपने निर्णयों की समीक्षा कर सकता है, जो कि अनुच्छेद 32 और 13 के तहत यह सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्ति है। आर्टिकल 32 और 13 के तहत, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 और 13 के तहत यह अधिकार प्राप्त है कि वह असंवैधानिक कानूनों को रद्द कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 254(2) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ए स्टेट लॉ रिपग्नेंट टू ए सेंट्रल लॉ कैन प्रिवेल इन द स्टेट ओनली इफ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 254(2) के तहत एक केंद्रीय कानून के विपरीत राज्य कानून राज्य में तभी मान्य होता है जब राज्य कानून मान्य तभी होगा जब राज्य उसका अनुमोदन करेगा। इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है और उसे उनकी सहमति मिलती है। ठीक है, बी इसका राइट आंसर है। यदि केंद्रीय कानून के विपरीत राज्य कानून में तभी मान्य होगा जब राष्ट्रपति विचार के लिए आरक्षित रखता है और उसे उनकी सहमति मिल जाती है। ठीक है, Which of the following statements is correct about Article 323B of Constitution? अनुच्छेद 323B के बारे में कौन सा कथन सही है? यह राज्यों को स्थानीय शासन के लिए न्यायाधिकार स्थापित करने का अधिकार देता है। यह कराधान यानी टैक्सेशन, भूमि सुधार और श्रम विवाद जैसे मामलों के लिए न्यायाधिकरण की अनुमति देता है। यह केवल सशस्त्र बलों के लिए न्यायाधिकरण के निर्माण की अनुमति देता है। या फोर्थ, यह न्यायाधिकरणों को केवल पर्यावरण मामलों तक सीमित रखता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमने पहले भी बताया था, यह कराधान और भूमि सुधार और श्रम विवाद जैसे मामलों के लिए न्यायाधिकरण के लिए अनुमति देता है। ठीक है, इसमें ट्रिब्यूनल स्थापित कर सकते हैं। अगला सवाल, व्हाट डज सेक्शन 498A ऑफ द इंडियन पिनल कोड आईपीसी डील विद? भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 498 किससे संबंधित है? अब आईपीसी की धारा भी पढ़ना पड़ेगा। तो यह दहेज उत्पीड़न से संबंधित है। याद रखिएगा, आईपीसी की धारा 498A दहेज उत्पीड़न से संबंधित है। पति या उसके रिश्तेदारों के द्वारा महिलाओं के प्रति उत्पीड़न। डी इसका राइट आंसर है। The reservation of seats in panchayat for SC, ST and women come under which article? तो पंचायत में सीटों का आरक्षण SC, ST और महिलाओं के लिए जो सीटों का आरक्षण है वह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया और यह 243D के द्वारा, आर्टिकल 243 के द्वारा इसमें जोड़ा गया है। याद रखिए, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा। कब हुआ था? 1992 में। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL इन इंडिया इज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? भारत में जनहित याचिका मुख्य रूप से किससे जुड़ी हुई है? पहला है पुलिस जांच से, दूसरा है चुनाव आयोग, थर्ड है न्यायिक समीक्षा और फोर्थ है न्यायिक सक्रियता। जो PIL है, PIL वह न्यायिक सक्रियता से जुड़ी हुई है, जुडिशियल एक्टिविज्म से। न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म से संबंधित है। यह न्यायपालिका को समाज के कमजोर वर्गों से न्याय दिलाने के लिए, जिनके पास कोई पक्षकार न हो, तो न्यायालय स्वतः संज्ञान लेती है। ठीक है, PIL में न्यायालय जो है वह स्वतः संज्ञान लेती है, जिसका कोई भी पक्षकार ना हो, कोई भी केस लड़ने वाला पीड़ित पक्षकार ना हो, तो इसके आधार पर न्यायालय है जुडिशियल एक्टिविज्म के तहत उस पर कार्रवाई करती है या उस पर सुनवाई करती है। व्हाट इज द टेन्योर
ड्यूरिंग ड्यूरेशन ऑफ जस्टिस बी आर गवई एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जो जस्टिस बी आर गवई हैं उनका कार्यकाल नवंबर 2025 में, ये पुराना क्वेश्चन है, बी इसका राइट आंसर है। 6 महीने का इनका कार्यकाल था। ठीक है। Which of the following acts provide legal status to लोक अदालत इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में लोक अदालत को कानूनी दर्जा प्राप्त करता है? अभी अभी पढ़ा है हम लोगों ने। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 यह लोक अदालत से संबंधित है, जिसमें समझौता योग्य जितने भी मामले हैं उसका निपटारा किया जा सकता है। इक्वल पे इक्वल वर्क इन इंश्योर अंडर विच आर्टिकल? समान कार्य के लिए समान वेतन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत, डीपीएसपी के अंतर्गत, हमारे संविधान के अनुच्छेद 39 घ 39 डी के तहत सुनिश्चित किया गया है। 39 डी के तहत सुनिश्चित किया गया है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज करेक्ट? मंत्रिपरिषद के बारे में कौन सा कथन सही है? इसको ध्यान से पढ़िएगा। मंत्रिपरिषद और कैबिनेट। कैबिनेट मंत्रिपरिषद के भीतर एक छोटा और अधिक शक्तिशाली समूह होते हैं। पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, गलत है। कैबिनेट मंत्रिपरिषद के भीतर एक छोटा समूह होते हैं, यह सही है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य कैबिनेट के हिस्सा होते हैं, यह गलत है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट रैंक हायर देन कैबिनेट मिनिस्टर, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के तुलना में उच्च रैंक होते हैं, बिल्कुल गलत। तो यहाँ पर यह है कि कैबिनेट मंत्री जो है वह मंत्रिपरिषद के भीतर एक छोटा और शक्तिशाली समूह होता है। यह क्लियर हो गया। कैबिनेट केवल वरिष्ठतम मंत्रियों का समूह होता है और वह सभी निर्णय लेता है। दूसरा पॉइंट सही है। मंत्रिपरिषद में सभी श्रेणी के मंत्री होते हैं, जिसमें कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री, 3 तरह के मंत्री शामिल होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर रैंक है वो अभी निर्धारित नहीं किया जा सकता। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री 3 तरह के मंत्री होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी। Which of the following digital initiative aims to make the legislative proceeding of a state and union territory legislator in India completely paperless? किस डिजिटल पहल का उद्देश्य भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश यानी विधानमंडल की विधायी कार्यवाही को पूरी तरह से कागज रहित बनाना है? तो इसके लिए क्या है? इसके लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन बनाया गया है, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, जो कि पेपरलेस, विधानमंडल की कार्यवाही को पेपरलेस बनाया गया है। तो डी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन सा भारत के राष्ट्रपति का एक विवेकाधीन अधिकार है? डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। पहला ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, बिल्कुल नहीं। धन विधेयक को सहमति देना, बिना सलाह के लोकसभा को भंग करना, या डी जब किसी भी दल के पास स्पष्ट बहुमत न हो तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना। डी इसका राइट आंसर है। यह राष्ट्रपति के विवेकाधिकार के अधीन है। जब टाई हो जाए या किसी के पास स्पष्ट बहुमत ना हो, टाई तो नहीं होगा, लेकिन जब किसी के पास स्पष्ट बहुमत ना हो तो राष्ट्रपति अपने विवेकाधीन शक्ति के आधार पर वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। इन स्टेट गवर्नमेंट ए मिनिस्टर होल्ड्स ऑफिस, एक राज्य सरकार एक मंत्री पद धारण करता है। पहला है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, 5 साल के निश्चित कार्य के लिए, या डी जब तक राज्य विधान परिषद का विश्वास हासिल हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मंत्री का पद, होल्डिंग ऑफिस बाय ए मिनिस्टर, वह तब तक धारण करता है जब तक राज्यपाल ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत हो।
Who has the power to give direction to the state government to ensure compliance with union law? केंद्र के कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति किसके पास है? तो राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति, केंद्र के कानून को सुनिश्चित करने के लिए यह शक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। तो ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि केंद्र सरकार के ओर से कार्यकारी शक्ति का प्रयोग आर्टिकल 256 अनुच्छेद 256 के अंतर्गत राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। तो ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट क्लेरिफाई दैट द प्रेसिडेंट मस्ट एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? निम्नलिखित में से किस संशोधन ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए? ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन, 44वें संशोधन, 24वें संशोधन या 74th अमेंडमेंट। तो प्रेसिडेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, इसे राष्ट्रपति की बाध्यता कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा स्पष्ट किया गया कि राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार कार्य करना चाहिए। ठीक है, यह किसमें? आर्टिकल 74 के अंतर्गत है। हालांकि आर्टिकल 44 अमेंडमेंट एक्ट में 44 अमेंडमेंट एक्ट में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को सलाह के लिए मंत्रिपरिषद के सलाह को एक बार फिर से यानी पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अब इसे क्लियर करते हैं। 42वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति जो भी फैसले लेते हैं वह मंत्रिपरिषद के सलाह से ही लेना चाहिए। यह आर्टिकल 74 में है। लेकिन 44वें संविधान संशोधन जो कि 1978 में हुआ, उसमें राष्ट्रपति को यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति जो सलाह मंत्रिपरिषद से लेते हैं उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। हालांकि जब पुनर्विचार के बाद वापस आए तो उसे मानने के लिए वह बाध्य होंगे। ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड बाय द 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट टू प्रोवाइड फॉर वुमेन रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दिल्ली? दिल्ली के विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान हेतु भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को 106वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संशोधित किया गया? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 239AA, जिसमें दिल्ली विधानसभा की महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान निश्चित किया गया। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल सर्विसेज होल्ड द हाईएस्ट प्रेस्टीज पे एंड इमोल्यूमेंट्स अमंग इट्स पीयर्स? निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सेवा अपने समकक्षों के बीच अधिक प्रतिष्ठा, वेतन और परिलब्धियां यानी इमोल्यूमेंट्स को रखती है? तो इसका राइट आंसर है सेंट्रल सर्विसेज विथ हाईएस्ट प्रेस्टीज में है सेंट्रल सर्विसेज, केंद्रीय सेवाएं। तो केंद्रीय सेवा में कौन से हैं? इंडियन फॉरेन सर्विस, सी, जो कि अपने समकक्ष के बीच अधिक प्रतिष्ठा, बेहतर पोस्टिंग भी मिलती है और इन्हें वेतन और इमोल्यूमेंट्स भी बेहतर मिलता है। तो केंद्रीय सेवा के अंतर्गत भारतीय विदेश सेवा इसका राइट आंसर है। Which of the following part of the Indian Constitution deal with financial relation between the center and the state? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध से संबंधित है? तो यह है आर्टिकल पार्ट 12, भाग 12 में अनुच्छेद 264 से 301 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच वित्त संबंधी अनुबंध और मुकदमों से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, राज्यों के वित्तीय संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
After its 1971 electoral victory, Indira Gandhi government amended the constitution to remove legal obstacle to abolish which of the following privilege. 1971 की चुनावी जीत के बाद इंदिरा गांधी की सरकार ने किस विशेषाधिकार को समाप्त करने के लिए, कानूनी बाधा को दूर करने के लिए संविधान में संशोधन किया? पहला है अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचन मंडल, सेकंड है एकाधिकार व्यापार लाइसेंस, थर्ड है पूर्व रियासतों के शासकों के प्रिवी पर्स एंड फोर्थ है जमींदारी व्यवस्था। तो इसका राइट आंसर है सी, प्रिवी पर्स। जो रियासतें थे उन्हें कुछ विशेषाधिकार प्राप्त था जिसे प्रिवी पर्स कहा जाता था, उसे इंदिरा गांधी की सरकार ने 26वें संविधान संशोधन 26 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1971 में उनके विशेषाधिकार को समाप्त करने के लिए कानूनी बाध्यता को दूर कर दिया गया। अगला सवाल है, व्हेन वाज द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC established to investigate case of human right violation in India? भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? तो मानवाधिकार आयोग की स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के द्वारा NHRC 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई। तो ए इसका राइट आंसर है। आफ्टर इट्स 19 ये तो हो गया। Which of the following is a goal of the directive principle of state policy? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका मूल उद्देश्य है, जो कि इसके परिभाषा में ही लिखा है, कि इससे सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना है और कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। ठीक है, तो इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना यह इनके सिद्धांतों के लक्ष्य में शामिल है। तो डी इसका राइट आंसर है। What is the time limit to receive information from a public authority under the RTI Act? RTI अधिनियम के तहत एक सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने के समय सीमा क्या है? तो इसके लिए है 30 दिन। यदि किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो यह सीमा 48 घंटे हो सकता है। वैसे तो 30 दिन है, अगर इसे अर्जेंट में मान लीजिए तो यह 48 आवर है। किसी भी व्यक्ति के जीवन या उसके स्वतंत्रता से संबंधित हो तो यह 48 घंटे के अंतर्गत इसे सूचना प्राप्त किया जा सकता है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होल्ड्स आर, भारत के प्रवासी नागरिक OCI धारक हैं। पहला है संवैधानिक पद धारण करने के अधिकार होते हैं। सेकंड है मतदान के अधिकार वाले भारतीय नागरिक। थर्ड है भारत और दूसरे देशों के दोहरे नागरिक। फोर्थ है विशेष विशेषाधिकार वाले विदेशी नागरिक। तो इसका राइट आंसर होगा डी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को विशेष विशेषाधिकार वाले विदेशी नागरिक के रूप में माना जाता है। यह भारत के नागरिक नहीं होते हैं, भारतीय नागरिक नहीं होते हैं, इन्हें मतदान का भी अधिकार नहीं होता है और ना ही इन्हें कोई संवैधानिक पद प्राप्त करने का अधिकार होता है। कोई भी संवैधानिक पद इन्हें नहीं दिया जा सकता। अगला सवाल है, which article was introduced by the 86th amendment to impose a duty on parent to educate children? बच्चों को शिक्षित करने के लिए माता पिता पर कर्तव्य लगाने हेतु 86वें संविधान संशोधन में कौन सा अनुच्छेद पेश किया गया था? 86वां संविधान संशोधन, इसमें क्या है? इसमें यह कर्तव्य है, ड्यूटी टू एजुकेशन चिल्ड्रन। प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है। 86वें संविधान संशोधन 2002। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक माता पिता को यह कर्तव्य है कि वह 6 से 14 वर्ष के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर को प्रदान करे। शिक्षा के अवसर को प्रदान करना यह प्रत्येक माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। इसके लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 51
51A के जोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट है विच एक्ट गिव स्टैट्यूटरी स्टेटस टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। किस अधिनियम ने केंद्रीय सतर्कता आयोग को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है? पहला है केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 1964, भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988, लोकपाल अधिनियम 2013 या द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। क्लियर है? इसका राइट आंसर होगा सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003, जिसमें पहले एक कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा स्थापित किया गया था। 2003 में इसे वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्टिंग्विश बिटवीन द कैबिनेट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। कौन सा कथन कैबिनेट और मंत्रिपरिषद के बीच सही अंतर बताता है? पहला है कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री शामिल होते हैं, जबकि मंत्रिपरिषद में सभी श्रेणी के मंत्री शामिल होते हैं। सही है, यही राइट आंसर होगा। अगला सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल पावर इज नॉट वेस्टेड इन द गवर्नर ऑफ स्टेट। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय शक्ति एक राज्य के राज्यपाल में निहित नहीं है? पहला है राज्य का बजट विधानमंडल में प्रस्तुत करना, सेकंड है राज्य आकस्मिक निधि का प्रशासन, थर्ड है धन विधेयक को सहमति देना एंड फोर्थ है स्वतंत्र रूप से करों को मंजूरी देना। तो यह डी इसका राइट आंसर होगा। राज्यपाल को धन विधेयक पर सहमति देने की शक्ति निहित होती है, लेकिन स्वतंत्र रूप से टैक्स को मंजूरी नहीं दे सकता है, करों को मंजूरी नहीं दे सकता है। यह विधायी प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल इन विच लैंडमार्क केस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इम्पोज्ड 3 month डेडलाइन फॉर ए प्रेसिडेंट टू गिव एसेंट टू द स्टेट बिल रिसीव्ड रिजर्व अंडर आर्टिकल 201। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस ऐतिहासिक मामले में राष्ट्रपति को अनुच्छेद 201 के तहत आरक्षित राज्य विधेयक को सहमति देने के लिए 3 महीने की समय सीमा लगाई? तो इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा, आर्टिकल 201 के अंतर्गत। तो इसका आंसर है तमिलनाडु राज्य बनाम तमिलनाडु के राज्यपाल थे, तमिलनाडु के राज्यपाल। 2023 का यह केस है जिसमें आर्टिकल 201 के अंतर्गत राष्ट्रपति को आरक्षित राज्य विधेयक को सहमति देने के लिए कानूनी सीमा न होने की समस्या को संबोधित किया गया। राज्यपाल ने राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयक के लिए 3 महीने की सीमा लगाई थी। तो डी इसका राइट आंसर है। तो यह था आरआरबी एनटीपीसी के अंडर ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चंस, जिसमें आज पॉलिटी का पार्ट 1 कर हम लोगों ने कंप्लीट किया। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको किसी दूसरे सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।